सकता हूँ, मैं तो कानूनी पोजीशन ही बता सकता हूँ। अगर परिवार में से किसी को भी, और परिवार जो उनके जो उनके भाई बहन वाला परिवार है और जो उनकी पत्नी वाला परिवार है, दोनों ही परिवार होते हैं, उसमें से किसी को भी शक है, तब भी अगर शक नहीं भी है, किसी की भी अननेचुरल डेथ होती है, और खास तौर पे अगर इतने जो प्रोमिनेंट फैमिली में से होती है, तो एक कानूनी प्रक्रिया है जो अभी बीएनएसएस में 194 सेक्शन है, जिसमें पुलिस को अननेचुरल डेथ को इन्वेस्टिगेट करना ही होता है। और उसके बाद 196 भी है, 196 भी है, जिसमें मैजिस्ट्रेट को अननेचुरल डेथ की जो इंक्वायरी करनी होती है। और मैजिस्ट्रेट अगर इंक्वायरी करे तो उसमें परिवार के लोगों को भी हिस्सेदारी होती है, उनके सामने ही सारी चीजें होनी चाहिए। ये कानूनी प्रावधान है। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि अगर परिवार में से किसी को भी शक है या इस प्रकार की कोई जो स्थिति थी जिसमें इतना सा भी शक हो, क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, भारत के नागरिक की मृत्यु हुई है, तो वो अच्छी तरीके से कम ये तो देश की जिम्मेदारी है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि कहीं इसमें कोई फाउल प्ले या कोई शरारत तो नहीं हुई। और ये जिम्मेदारी दोनों परिवारों की होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही परिवार, जो उनकी पत्नी भी है और जो उनके अखिलेश यादव जो भाई, सारे भाई और बहनों का परिवार है, दोनों ही मेरे ख्याल से पुलिस को और एसडीएम जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनको ऐसी रिक्वेस्ट करनी चाहिए उन्हें। ये मेरा मतलब सर क्या निकाला जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया कि ब्लड का जो थक्का है और बाकी चीजें, उसको कैसे देखा जाए? देखिए, आजकल तो हत्या करने के बहुत सारे एडवांस तरीके, आजकल ही नहीं पहले से भी हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे ब्लड का थक्का बनवाया भी जा सकता है। मतलब कोई आर्टिफिशियल तरीके से भी हो सकता है और नेचुरल तरीके से भी हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से होने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट व्यक्ति थे, अपनी सेहत के लिए भी बहुत जागरूक थे और लगातार वो उनको मेडिकल हेल्प भी उपलब्ध थी। तो ये अगर ब्लड का थक्का होता तो वो एकदम सडनली तो बन नहीं जाता है, जितनी मेडिकल साइंस की मुझे समझ है। और रेगुलरली अगर उनके डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, वो अपने आप को सेहतमंद भी रखने के लिए बहुत एफर्ट भी करते थे, तो इसलिए भी और ज्यादा जरूरी हो गया है कि इसकी पुलिस द्वारा और मैजिस्ट्रेट द्वारा डिटेल में जांच होनी चाहिए और वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे भी पुराने समय में, कुछ समय पहले पति पत्नी के बीच में भी कुछ जो टकराव की बात भी आई है, और इस चीज को तो खैर जग जाहिर ही है कि बीजेपी ने तो परिवारों में, कितने परिवारों में आपस में लड़ाई कराई है, इसमें तो मैं बोलूं तो मतलब विचित्र बात ही होगी। एक शरद पवार जी का एग्जाम्पल है, अजीत पवार जी का एग्जाम्पल है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी में लड़ाई कराने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग। ये तो और हर परिवार में लड़ाई कराते हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। तो इसलिए भी ये इसका इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही चाहिए। प्रतीक यादव हैं जो अखिलेश के भाई हैं, वो समाजवादी पार्टी से हैं, और उनकी जो पत्नी है अपर्णा यादव, वो बीजेपी से है, और सीएम योगी की रिश्तेदार भी है। तो क्या एक राजनीतिक एंगल देखा जाए इसको लेकर? और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सभी पक्षों को ये आवश्यक है। योगी जी की रिश्तेदार हैं, उनकी पत्नी, और उनकी पत्नी भी, अगर पत्नी तो है ही, भले ही आपस में मनमुटाव है या नहीं है मैं नहीं जानता, अगर है तब बीजेपी में तो शामिल है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, परिवारों में झगड़ा कराने का काम तो आरएसएस और बीजेपी का आज का नहीं है, शुरू का है। हालांकि ऐसे समय पे ये बात बोलनी आवश्यक भी है, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ, वरना नहीं बोलता। लेकिन दोनों ही परिवारों के हित में ही है, और जनता के भी मन में जो सवाल आ रहे हैं उसमें भी जरूरी है कि योगी जी को खुद भी, क्योंकि उनके ही रिश्तेदार की भी एक मृत्यु हो गई है, तो उन्हें खुद इसमें डिटेल इंक्वायरी एकदम पारदर्शी तरीके से करा के जनता के सामने सारी सच्चाई रखनी चाहिए। और अखिलेश यादव जी के परिवार को भी यही करना चाहिए। ये एक बहुत ही नेचुरल बात है। इससे जो भी बचेगा वो मेरे ख्याल से खुद भी वो शक के दायरे में। बात करें उसका क्या मतलब निकाला जाए, देखने के बाद कह रहे हैं कि हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई के मैंने दोनों सेक्शंस आपको बताए हैं, और वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। और मजिस्ट्रेट साहब की जो इंक्वायरी होती है सेक्शन 196 में बीएनएसएस के, तो उसमें तो परिवार के लोग शामिल भी रहते हैं। तो मैं इसीलिए कानून की बात तो मैं बता ही सकता हूँ कि धारा 194 और धारा 196 में कोई भी अननेचुरल डेथ है तो उसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जरूरी होती है।
2 महीने पहले सर वो सोशल मीडिया पे आते हैं और वो कहते हैं कि हम तलाक देने वाले हैं अपर्णा यादव को, क्योंकि मुझे जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो इसको क्या ये भी एंगल देखा जाना चाहिए? ये सबसे पहले देखा जाना चाहिए ना, यही इसीलिए तो ये शक के दायरे में आती है। नेचुरल डेथ अगर है भी तो पहले इसको अननेचुरल डेथ मान के ही चलना चाहिए, ये कानून का प्रक्रिया होनी चाहिए। हाँ, अगर डिटेल में इंक्वायरी हो जाए पारदर्शी तरीके से दोनों परिवारों के सामने, तब इसको नेचुरल डेथ घोषित करना चाहिए, लेकिन तब तक इसे अननेचुरल डेथ ही मान के चलना चाहिए। ऐसा न्याय संगत भी है, ऐसा जो इसका बैकग्राउंड है उसके भी संगत है, और ये एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे और नॉन पॉलिटिकल थे। हमेशा से यही बोला गया है कि वो राजनीति में दखल अंदाजी भी नहीं करते थे। तब ये और भी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि उनकी पत्नी एक समाजवादी पार्टी की विपक्षी पार्टी में चली गई। तो ये सारी जो स्थिति है, इसमें सबसे अहम जो होनी चाहिए बात कि इसको अननेचुरल डेथ मान के इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके विवेचना होनी चाहिए कि ये एक जो है अननेचुरल डेथ है, यानी कि ये बिल्कुल नेचुरल डेथ नहीं है, ये मान के चलना चाहिए। और फिर रूल आउट करके नेचुरल डेथ डिक्लेयर डॉक्टर्स की टीम को और मजिस्ट्रेट को करना चाहिए। पति के निधन पर अपर्णा यादव की चुप्पी या फिर खामोशी कुछ मतलब निकालना चाहिए? नहीं, इस सब चीजों में देखिए हमारा जाना उचित नहीं है। पत्नी को दुख भी होता है, भले ही आपस में मनमुटाव भी हो, तो ये सब अंदाजा लगाना हम लोगों का काम नहीं है। हमारा काम है कानूनी पोजीशन बताना, और जो समाज में इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति हो उसकी मृत्यु अगर हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना न्याय संगत भी है और समाज के हित में भी। सर आखिरी सवाल की, प्रतीक यादव को आज से 6 महीने पहले मेल भी आया था धमकी भरा, करोड़ों की मांग की गई थी और उन्होंने सीएम योगी से शिकायत भी की थी, तो क्या इसको भी देखा जाए? हर चीज को देखा जाना चाहिए ना। अगर ये बात है तब तो और भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हत्या करने के तो बहुत सारे तरीके हैं ना। आजकल तो बहुत लेटेस्ट तरीके भी आ गए, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हत्या के हो गए हैं जिससे हत्या को एक नेचुरल डेथ भी दिखाया जा सके। तो इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत आवश्यक है। अपने अपने पदों पे बैठे हैं, उनका तो हर काम चोरी भरा ही होगा। ठीक है, एक तो बात सीधी सीधी ये है जो जिसमें कोई झोल झाल नहीं हो सकता, जिसमें कोई निकलने का रास्ता नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी की सरकार है। पेपर कोई एक बार लीक हो जाए तो तूफान आ जाना चाहिए, 2 बार आ जाए तो सुनामी आ जानी चाहिए, और अगर 3 बार आ जाए तो सुनामी से भी बड़ा कुछ हो जाना चाहिए। अगर निरंतर रूप से आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कम से कम। और सभी लोगों को जो पेपर लीक में जिम्मेदार है, आज तक इतने सारे पेपर लीक हुए, कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए जेल गया है? किसी ने रोकने की चेष्टा की है? नहीं। ये एक व्यापार है, धंधा है। चोरी करना एक बहुत पुराना, मतलब बहुत ही पुराना धंधा है। हर प्रकार की चोरी करना, जो वोटों की चोरी कर रहे हैं उनसे उम्मीद तो यही की जाती है। बड़ी हैरानी होगी अगर किसी बार ऐसा कुछ होगा, एक बार। मुझे तो तब हैरानी होगी जब कोई पेपर लीक ना हो। जब किसी भी चीज में चोरी ना हो, जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार है, अगर उसमें चोरी नहीं होगी तब अंबेडकरवादियों को हैरानी होगी कि भाई ये क्या होगा, ऐसा कौन सा, क्या कुछ इनके सिस्टम में कुछ कमी आ गई है जो गलती से एक बार ईमानदारी वाला काम हो गया। इस सरकार को तो ऐसे देखना चाहिए। अब जहां तक बात यह है विपक्ष क्या कर रहा है, मैं तो आजकल बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूं। विपक्ष पूरी तरीके से विफल है। जो अपने वोटों को बचाने की क्षमता नहीं रखता, वो नीट की क्या वो करेगा हिफाजत। तो ये जो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो नीट के एग्जाम दिए हैं, मैं उन बच्चों से और सभी बच्चों से जो कल के हमारे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, देश का सारा जो सिस्टम है, निजाम है, अपने कंधों पे लेंगे। अगर आपको देश को मजबूत रखना है, अपनी जो फ्यूचर है, जो अपना भविष्य सुरक्षित रखना है, तो पहले आपको आंदोलन करना पड़ेगा देश में से ये गंध निकालने के लिए। जो चोरी एक नॉर्म बन गया है, जो चोरी एक सिस्टम बन गया है, जो चोरी एक अब लोग मतलब नजरअंदाज करने लगे। मतलब नीट में हो गई तो हो गई, क्या कोई आपको लग रहा है ऐसा बड़ा कुछ तूफान या सुनामी आ गई हो, क्या कुछ बहुत बड़ी हैरानी की बात हो गई है? नीट का तो हर बार चोरी होता है, इस बार भी हो गया।
क्या आंदोलन? सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं, आंदोलन तो अच्छे मजबूत नहीं हो रहा है ना, यही दुख की बात है। इस बात पे सबसे पहले मैं तो नीट के बच्चों को भी यही कहूंगा, अगर आपको बीमारी का हल चाहिए तो आपको उसकी जड़ पे जाना पड़ेगा। जो सरकारें वोट चोरी करके बनी हुई है, वो चोरी ही करने के लिए बनी है, हर काम में चोरी करने के लिए बनी। अगर आपको आंदोलन करना भी है ये पेपर चोरी का, तो पहला मुद्दा हर आंदोलन का होना चाहिए ईवीएम के खिलाफ, पेपर बैलेट वापस करने। सरकार डरती नहीं है ना, आपके आंदोलन से सरकार डरेगी क्या? क्यों डरेगी? आप उन्हें वोट देके हटा नहीं सकते। 1 करोड़ बच्चे हैं, सब ज्यादा से ज्यादातर लोग इसमें से 18 से ऊपर के ही होंगे, सबके वोट हैं। मोदी जी को डर ही नहीं है ना। आप 1.25 करोड़ लोगों का, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का बिल्कुल डर नहीं है कि आप आंदोलन करो, कुछ करो, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में ठंडे हो जाओगे। कोई मुंह दिखाने के लिए, आई वॉश करने के लिए कोई इंक्वायरी शुरू कर देंगे, 2-4 लोगों को पकड़ के छोड़ देंगे 2-4 दिन के लिए अंदर जेल में रख के, मगर आपसे डरेंगे नहीं। और डरना आवश्यक है कि आप कल कान पकड़ के निकाल दोगे उनको, अगले चुनाव में आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ईवीएम